Audio Jungle. Audio Jungle. वुहान से जन्मे कोरोना वायरस के बारे में वर्ल्ड लेवल पर बहुत तरह की भ्रांतियां चल रही हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर अलग अलग लोग अलग अलग तरह से अपनी बातें कह रहे हैं। साइंटिफिक जर्नल्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इवन यूएन एजेंसीज भी समय समय पर अपने अपने वक्तव्य देती रहती हैं और बदलती भी रहती हैं। भारत में भी इस बारे में कई गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, एक एनसीडीसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और यहाँ पर भी कुछ जो प्रमुख यूट्यूबर्स हैं, इसमें एक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जो जिनकी भी काफ़ी अच्छी फॉलोइंग है और अपने डिप डाइट कॉन्सेप्ट की वजह से काफ़ी मशहूर हैं और लोगों के अंदर काफ़ी उनके लिए फेथ है, उनके फॉलोवर्स भी काफ़ी हैं। और एक हैं डॉक्टर बीएम हेगड़े जो प्रमुख मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, रहे हैं और पूर्व में मणिपाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। वो एलोपैथिक फिजिशियन हैं, एमडी हैं, एफआरसीपी है उनके पास, और उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे वक्तव्य दिए। काफ़ी रैशनल एडवाइस उनकी होती है, काफ़ी साइंटिफिक बेसिस होता है उसका। वो काफ़ी क्वांटम मैकेनिक्स का भी इसमें इस्तेमाल करते हैं, क्वांटम फिजिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का काफ़ी हर्बल से भी काफ़ी नाता रहता है, और वो बताते हैं कि हर्बल वेज कैसे हैं, हर्बल ट्रीटमेंट या होम बेस्ड ट्रीटमेंट से कैसे आप कोरोना जैसी बीमारी से भी लड़ सकते हैं। और उन दोनों का मतलब खाली तात्पर्य यह है कि इससे डरने की कोई बात नहीं है और यह आसानी से अदर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस की तरह से है और इससे आसानी से निजात पाया जा सकता है। तो इसलिए कोई घबराने की बात इसके अंदर नहीं है। अब इस बारे में मैंने सोचा कि इन लोगों की बात सुनकर भी मैं भी इनको फॉलो करता हूँ, इनको देखता रहता हूँ। और प्रोफेसर बीएम हेगड़े के कई लेक्चर्स मैंने सुने हैं कई डिजीज़ पे, और इस पे जो विश्वरूप राय चौधरी को भी काफ़ी फॉलो करता है। इनके बहुत सारे लेक्चर्स मैंने सुने और काफ़ी गंभीरता से सुनता और कई बार प्रयोग करने की कोशिश करता। मेरे परिवार के लोग भी काफ़ी इनके जो सुझावों को मानते हैं और काफ़ी लोगों ने बड़ा उसका फ़ायदा उठाया है। मेरे जो परिवार में कई लोग हैं जो खुद भी मेडिकल प्रोफेशन में हैं और उससे काफ़ी लाभ उन्होंने उठाया है। वैसे इनकी जो योग्यता के बारे में कुछ यूट्यूबर्स में गलत भ्रांतियाँ भी हैं, कई लोगों ने उल्टी सीधी बात भी इनके बारे में कही है जिसका मैं कम से कम समर्थन नहीं करता हूँ। हो सकता है उनके समकक्ष इनकी योग्यता ना हो, लेकिन इनका जिस तरह से ये बताते हैं सीधी सरल भाषा में, सामाजिक मतलब परिवेश में और साधारण नागरिकों को उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। और इनका भी वन पॉइंट प्रोग्राम वही बताते हैं कि एलोपैथ मेडिसिन से जितना दूर रहो, नेचर के जितना करीब रहोगे, नेचुरल चीज़ों के जितना करीब रहोगे, उससे जल्दी से जल्दी आपको बीमारियों से निजात मिलेगी। और कुछ कमोवेश यही कहना प्रोफेसर बीएम हेगड़े का भी है कि पिल्स से आप जितना दूर रहोगे, जो सिंथेटिक्स पिल्स है, केमिकल पिल्स है, उतना ही अच्छा रहेगा। वो इस बात में ज़रूर उसमें जोड़ते हैं कि यदि आपको कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो उसमें आपको जाना ही पड़ेगा और उससे आप बच नहीं सकते। तो दोनों सिचुएशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में आप इसको कैसे टैकल करेंगे, यही उनका मानना है। अब ये देखा ये गया है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शायद ये डर फैलाने का ये साम्राज्य है। ये प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फार्मा कंपनीज हो सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके अंदर कुछ इन्वॉल्व हो, अलग अलग तरह के प्रोजेक्शंस करते हैं कि नंबर ऑफ कोविड केसेस वर्ल्ड में कैसे और कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मैंने प्रोजेक्शंस तो यहाँ तक देखे कि लोग कहते हैं कि देयर विल बी मतलब 2020 तक करीब 40% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो करीब इन्फेक्ट हो जाएगी और काफ़ी लोग इसमें वॉश आउट हो जाएंगे, उनका ये कहना है। अब रही नंबर्स की बात, नंबर कैसे गैदर किए जाते हैं, कैसे प्रोपोगेट किए जाते हैं। वैसे तो नंबर की वो है कि जो आंकड़े हैं, जो वो आंकड़े लोगों के बारे में झूठ नहीं बोलते। नंबर डोंट लाई टू पीपल, पीपल लाई अबाउट नंबर। लोग ही आंकड़ों को लेकर झूठ बोलते हैं। हो सकता है इसमें भी कुछ मतलब तथ्य हों जो वाक्य कहे गए हैं, लेकिन प्रोजेक्शंस जो भी किए जाते हैं या किए गए हैं, उनकी जो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि ये फार फ्रॉम रियलिटी पाए गए हैं। अभी तक भी जो मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक में किए गए थे प्रोजेक्शंस, वो भी काफ़ी दूर ही पाए गए हैं। तो इस बारे में कुछ कहना अभी उचित नहीं है, या इसके लिए एक अलग से पेपर बनाने की आवश्यकता होगी।
अब ये जो प्रोजेक्शन करते हैं किस बेस पे होता है? अब प्रोजेक्शन के लिए जैसे एक रैंडम टेस्टिंग की बात जैसे यूएस में काफ़ी रहा कि रैंडम टेस्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात करते हैं, एक जो पॉसिबल स्प्रेडर्स थे उनका इन लोगों ने टेस्ट किया। इवन यूएस जैसी कंट्री में जहाँ पर 33 करोड़ पॉपुलेशन है उसमें उन्होंने करीब 10 मिलियन के आसपास जो केस किए थे, 10 मिलियन के आसपास टेस्ट किए, तो उसमें लेस देन 3% जो लेस देन 3% ही आता है, उसके हिसाब से उनको जो केसेस वहाँ पर मिले हैं। और जब उन्होंने जिसको रैंडम टेस्टिंग किया, मेरे ख्याल से रैंडम टेस्टिंग तो वो था नहीं, क्योंकि रैंडम टेस्टिंग वाज नॉट एक्चुअली रैंडम, विद अ रैंडमली सेलेक्टेड पॉपुलेशन था, सैम्पल था, वाइल it would give an accurate account of the situation which included people with no mild or severe symptom cases के हिसाब से इनके जो उसमें उनको मिला था, जो रिजल्ट उसको मिले हैं। अब रही बात जो अब इसके लिए क्या हुआ क्या है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और जो बहुत बड़े पब्लिशिंग हाउसेस हैं जो साइंटिफिक जर्नल पब्लिश करते हैं, नेचर है, लैंसेट है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है, इस टाइप के जो रिप्यूटेड सोशल साइंस एंड मेडिसिन है, पब्लिक हेल्थ क्वार्टरली है, जो बड़े बड़े जो हाउस मतलब जर्नल्स हैं जो पब्लिश करते हैं बड़े बड़े हाउसेस से, इनके अंदर बहुत रिपोर्टेड या ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल ही पब्लिश होते हैं, उनकी विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा है। और अभी हाल में देखा गया है कि डॉक्सी हाइड्रोक्लोरोक्विन के बारे में जो लैंसेट में पब्लिकेशन था उसको भी विड्रॉ कर लिया उनके ऑथर्स ने, और उसमें उन्होंने कहा, उनमें जब रीज़न दिया कि जो जिन एजेंसीज ने उनको डेटा सप्लाई किया था उसकी रिलायबिलिटी क्वेश्चनेबल है, और उसके बारे में वो मतलब शंकित थे कि ये शायद डेटा एक्यूरेट नहीं हो, इसलिए उन्होंने उसको पब्लिकेशन को वापस करने की बात है। वो लैंसेट के इतिहास में शायद ये बहुत कम ही बार ऐसा हुआ होगा जो पब्लिकेशन विड्रॉ किए गए होंगे। अब जो है कि अब रही बात ये जो टेस्ट की बात होती है कि कैसे कर जो टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, जो आपके दो तरह से जो आपके जो टेस्ट होते हैं उसमें जो एक तो पीसीआर टेस्ट होता है, एक रैंडम टेस्ट होता है, उसके हिसाब से ये सब डिटरमाइन होता है कि कैसे कैसे। और ये देखा गया है कि जो टेस्ट होते हैं उसमें जो फॉल्स पॉजिटिव का केस है लगभग 40% तक भी आ सकता है कई बार में, मतलब जो फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है कि, और फॉल्स निगेटिविटी का भी ऐसा ही है कि जो ये 100% रिलायबल, वैलिड और रिलायबल रिजल्ट इनके नहीं होते हैं, जो भी रीज़न हो, चाहे वो फॉल्टी इक्विपमेंट होते हों और या कुछ और भी रीज़न हो, प्रोसीजरल प्रॉब्लम होती है, प्रोसीजरल सैम्पलिंग प्रॉब्लम होती है, जो स्मीयर लेते हैं आप, जो स्वैब लेते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब ये क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं होती, हो सकता है इसकी वजह से कुछ ऐसा आता हो। अब इस वक्त में इसमें जो दो तरह के जो टेस्ट किए जाते थे, इसमें एक पीसीआर बेस्ड टेस्ट होता था जो डिटेक्ट करता था एक्टिव एंटीजन बॉडी के अंदर, और दूसरा जो था एंटीबॉडीज टेस्ट जो डिटेक्ट करता है कोई प्रायर इन्फेक्शन हो आपके अंदर। अब इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात अभी रिपोर्ट में आई थी, ये पब्लिश हुई है गार्जियन में शायद, तंजानियन प्रेसिडेंट जिनकी नेचुरल साइंसेज में खुद की डिग्री है, पीएचडी है, उनके पास डॉक्टरेट है, उन्होंने क्या किया, इस तरह के रैंडम सैंपल जो उन्होंने कुछ एनिमल्स के, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के और ह्यूमन बींग्स के कुछ सैंपल रैंडम सैंपल करके स्वैप सैंपल्स उन्होंने लैब को टेस्ट करने के लिए भेजे, और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद उनको पता लगा उसमें इवन जो जैसे फ्रूट्स लाइक पपाया और ये पाइनएप्पल इत्यादि कई फ्रूट्स का सैंपल और ये एनिमल्स का सैंपल भी उसमें पॉजिटिव मिला, और कुछ सैंपल्स के अंदर उन्होंने इनडिटर्मिनेट करके उस सैंपल्स का रिजल्ट आया। तो उसके साथ बड़ा आश्चर्यजनक रहा, मतलब कि तंजानिया में जो प्रेसिडेंट ने ऐसा किया, और उनको फिर इनको ये जो टेस्ट हो रहे थे या टेस्ट के हिसाब से जो प्रोपोगेट किया जाता था उसके ऊपर काफ़ी उनको शंका हुई, और इसलिए उनका अप्रोच और कंट्रीज़ के मुकाबले काफ़ी डिफरेंट रहा। उन्होंने अपने बॉर्डर्स भी खोल रखे थे, और भगवान भरोसे मतलब शायद उनके केसेस भी इतने ज़्यादा रहे नहीं जितना और लोगों के जिन्होंने वो लॉकडाउन भी लगा रखा था, वहाँ भी नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा रहे। अब यदि देखा जाए कोविड-19 के केस में फर्टिलिटी रेट, अब यदि इंडिया की कंडीशन की इंडिया की बात करें तो लगभग 0.1% के आसपास ही आता है, और इवन लेस आता है इससे यदि फर्टिलिटी रेट का आप देखें।
यदि कोविड जो इसके साथ जो फर्टिलिटी रेट जब बढ़ता कब है, जब आपके पास कोमॉर्बिडिटी हो। कोमॉर्बिडिटी मतलब आपको डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, या कार्डियक प्रॉब्लम हो, कैंसर हो, कुछ और इस टाइप की कोई और डिजीज़, 2-3 डिजीज़ यदि आपके अंदर और होती हैं तो ये मॉर्टेलिटी का रेट काफ़ी बढ़ जाता है, मतलब 3 से 5% के बीच में बढ़ जाता है, ऐसा देखा गया है। और रहा जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनके पास हायर इंफ्रास्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, जैसे यूएस है, इटली है, जर्मनी है, फ्रांस इत्यादि में डेथ्स नंबर ऑफ डेथ्स काफ़ी ज़्यादा हुई। यूएस में भी देखिए काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ डेथ्स हुई। अब इसको यदि लोग आप कंपेयर करना चाहें इंडिया से तो वो भी मतलब एक वैलिड कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा मीडियन पॉपुलेशन इंडिया में करीब 25 साल के आसपास आता है, वेयर इज़ इन स्पेन इट इज़ रफली अराउंड 45 ईयर्स। और एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ दोनों कंट्रीज़ के अंदर डिफ़र करती है, और वहाँ जो है इन कंट्रीज़ के अंदर एजेड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और इसलिए डेथ रेट जो है उनके अंदर ज़्यादा हुई है, और इसलिए उन कंट्रीज़ के अंदर जो डेथ्स का जो फिगर है इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो मेरा एक मानना है कम से कम वो फिगर कंपेरेबल नहीं है। यदि कंपेयर भी करना है तो हमें एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, श्रीलंका के साथ कंपेयर कीजिए, पाकिस्तान से कर सकते हैं, बांग्लादेश से कर सकते हैं। उन सब कंट्रीज से कंपैरिजन तो चलो फिर भी वैलिड है, लेकिन हमें इन कंट्रीज से कंपैरिजन करके और कभी अपनी पीठ थपथपाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक मतलब मेन मुद्दा मेरा ये था उसके अंदर। और अभी जो हाल में हुआ है, जो इवन जो WHO के लेवल पे हुआ है कि अब उन्होंने डॉक्सी हाइड्रोक्लोरोक्विन को जो उसका जो पेपर, रिसर्च पेपर था, वहाँ से विड्रॉ किया गया लैंसेट से। उसके पहले की कहानी देखिए कि जो FDA थी अमेरिका की, उसने ऑथराइज कर रखा था कि इन एमरजेंसी सिचुएशन कोविड मतलब डॉक्सी हाइड्रोक्लोरिन का इस्तेमाल आप कोविड इमरजेंसी केसेस में कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसी के तहत जो यूएस के अंदर डॉक्टर्स थे करीब, जिनकी संख्या काफ़ी अच्छे नंबर 500 से 600 नंबर के जो डॉक्टर्स फिजिशियंस थे वहाँ पर हैं, वो डॉक्सी हाइड्रोक्लोरिन का इस्तेमाल कर रहे थे फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोविड पेशेंट्स। ऐसा देखा, लेकिन 24 अप्रैल को अचानक FDA को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया कि यूज़ ऑफ हाइड्रोक्लोरोक्विन फॉर कोविड-19 पेशेंट इज़ नॉट गुड और वी शुड इमीडिएटली स्टॉप दिस। तो उन्होंने रीज़न दिए कि इसमें कार्डियक साइड इफेक्ट, जो कार्डियक प्रॉब्लम है, साइड इफेक्ट हैं इसके कार्डियक प्रॉब्लम के लिए और अदर कॉम्प्लिकेशन को लेते हुए इसको इमीडिएटली रोक देना चाहिए, और इसलिए इसको रोक भी दिया गया। क्योंकि WHO की भी गाइडलाइंस इसी बारे में थी। पहले तो उन्होंने उसको प्रमोट किया, इवन जो US प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप ने भी अभी 15-20 दिन पहले बताया कि वो खुद भी डॉक्सी हाइड्रोक्लोरोक्विन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको काफ़ी रिलीफ मिला है। और जो US जैसा कहता है उसमें और जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो गरीब कंट्रीज़ हैं, वो उसका अनुसरण करने लगती हैं, और इसके हिसाब से इनकी डॉक्सी हाइड्रोक्लोरोक्विन की काफ़ी डिमांड वर्ल्ड में अचानक बढ़ गई थी। लेकिन उसके बाद जो ये WHO के कहने के बाद से फिर इवन फ्रांस ने अपने जो कोविड-19 के जो पेशेंट को मैनेज कर रहे थे डॉक्सी हाइड्रोक्लोरोक्विन के सहारे से, उसको भी बैन किया। और उसके बाद इसको जो पेपर अभी आया है लैंसेट में, जो अभी मई के शायद 3rd वीक में विड्रॉ करने की बात हुई है, तो ये इसको लेके भी काफ़ी गंभीर बातें रहीं। और हुआ क्या है कि जो मई में जो ये जो डॉक्सी हाइड्रोक्लोरोक्विन का पेपर वापस हुआ, उसमें क्या हुआ था, जो रिसर्चर्स थे, जो संख्या जिनकी 4 है, उन्होंने 96,000 पेशेंट्स के रिकॉर्ड को रिट्रोस्पेक्टिवली एनालाइज किया था, और उसको फिर बाद में पाया कि इसका कोई बेनिफिट खास उसमें मिला नहीं। इवन जो उन्होंने ये रिस्क ऑफ डाइंग बढ़ जाने की बात कही और कहा कि इसमें कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना काफ़ी है उसको उन्होंने, और ये बताया कि इसको डेटा की कमी की, डेटा की वैलिडिटी या अथेंटिसिटी की वजह से इन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया है। और उसको देखते हुए WHO ने जो था वो उन्होंने सस्पेंड कर दिया, जितने क्लिनिकल ट्रायल्स वर्ल्ड वाइड हो रहे थे इस ड्रग के लिए, उसको सबको मना कर दिया, रोक दिया, इमीडिएटली इसको स्टॉप करने की बात कही WHO ने। अब इसको देखते हुए देखा गया क्या है कि ये जो है, ये प्रॉब्लम जो है, यदि हमें क्या होता है देखना है, यदि कोविड-19 को, जैसा डॉक्टर विष्णु राज चौधरी पहले ही कह चुके हैं और डॉक्टर BM हेगड़े भी कह रहे हैं कि हमें ये गेम ऑफ फियर लगता है विद द नंबर्स, गेम ऑफ फियर विद द नंबर्स लगता है।
कि नंबर को दिखाकर हमको डराया जा रहा है, और शायद इसमें कोई हिडन चाल हो किसी की, चाहे यूएन एजेंसीज़ की, इंटरनेशनल एजेंसीज़ की हो, या अदर कुछ जो बड़े नेशंस हैं उनकी हो सकता है, फार्मा लॉबी हो सकती है, जो इस तरह से गरीब देशों को के ऊपर प्रभाव डालना चाहते हैं और उनकी इकनॉमी से इवन खिलवाड़ भी करना चाहते हैं। इस तरह का आरोप भी कुछ लोग लगा रहे हैं। तो अल्टीमेटली मेरा मानना है कि आप अपने मतलब इसको काफ़ी सावधानी से इसको देखें। यदि आप क्लिनिशियन हैं तो इस पर विचार भी कर सकते हैं और आप सलाह भी दे सकते हैं। आपके पास जो जनता आती है, पेशेंट आती, और मतलब हमें जो है बड़ा अवेयर रहना पड़िए, क्योंकि रोल ऑफ जो फार्मा कंपनी से बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। रोल ऑफ मीडिया भी बहुत अनबैस्ड नहीं है। यूएन एजेंसीज़ का जो रोल है वो भी शंका के घेरे से अलग नहीं है। और जो कंपनीज़ जो वैक्सीन बना रही हैं, ड्रग्स बना रही, उनको अपने लिए मार्केट चाहिए। हो सकता है उनका भी कोई हिडन एजेंडा हो इस टाइप के गेम ऑफ नंबर्स के लिए, कि फियर क्रिएट करो और गेम चेंजर जो बनेगा बाद में उनके लिए, और उनको काफ़ी अच्छी तरह से इसका प्रॉफिट मिल पाएगा। अल्टीमेटली आई वांट टू से सिंपली इट्स ए गेम ऑफ फियर थ्रू द नंबर्स ओनली। और फाइनली आई वांट टू से मतलब कि कोविड इज़ अनदर हेल्थ प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। कोविड भी एक गंभीर समस्या, पब्लिक हेल्थ समस्या है, लेकिन ये ही एक समस्या है, ऐसा मानने की हमें भूल नहीं करनी चाहिए। और अंत में फिर मैं दोबारा एक बात दोहराना चाहता हूँ, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के दिए गए सुझाव, डॉक्टर BM हेगड़े की जो एडवाइस है, सिंसियर एडवाइस है, साइंटिफिक एडवाइस है, इवन फ्रॉम द मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉडर्न मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। इसको यदि आप लेते हैं और सही से फॉलो करते हैं, मुझे लगता है कोविड नामक प्रॉब्लम से बड़ी आसानी से आप बच सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, किसी का कोई हार्म नहीं होगा यदि कोमॉर्बिडिटी आपके पास नहीं होगी। बहुत आसानी से, सावधानी से आप इससे बचा जा सकता है, और इससे अपने इकनॉमी की भी हम रक्षा यथासंभव कर सकते हैं। धन्यवाद।